नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रूटीन टेस्ट है और सबसे बेसिक ब्लड टेस्ट है जो करवाया जाता है किसी भी मरीज़ की ओवरऑल हेल्थ का मूल्यांकन करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या है, ये क्या मापता है, इससे क्या पता लगता है, इसे करवाना क्यों महत्वपूर्ण है और इसको कोई आम इंसान भी पढ़कर समझ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। सीबीसी टेस्ट को फुल ब्लड काउंट या फुल हीमोग्राम भी कहा जाता है या कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहा जाता है। सीबीसी टेस्ट एक खून की एक ऐसी जांच है जो हमारे खून में मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के स्तर को मापता है। सीबीसी टेस्ट के माध्यम से हम इनके स्तर को जानकर मरीज के शरीर में मौजूद किसी भी अंडरलाइंग डिजीज के बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और उनको कैसे पढ़ा और समझा जा सकता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें लिखा होगा आरबीसी। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसी को हिंदी में लाल रक्त कण कहा जाता है। आरबीसी का काम ये होता है कि ये हमारे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को शरीर के टिश्यूज तक पहुंचाते हैं और इन टिश्यूज में पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले जाते हैं, जहां से इसे सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाला जाता है। और आरबीसी ये काम हीमोग्लोबिन की सहायता से कर पाता है। आरबीसी का नॉर्मल काउंट 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। पुरुषों में लगभग 5 मिलियन होगा और महिलाओं में लगभग 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अब अगर आरबीसी अपने इस रेफरेंस रेंज से ज़्यादा हो या कम हो तो वो एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ये आरबीसी बढ़ा हुआ होगा तो क्या हो सकता है। तो अब अगर आरबीसी काउंट अपनी तय सीमा से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। ज़रा पॉलीसाइथीमिया को समझते हैं। इस शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि ढेर सारा, साइट का मतलब होता है सेल्स और हीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ढेर सारे ऐसे सेल्स हो जाते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन हो, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। तो जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अब ये पॉलीसाइथीमिया कभी प्राकृतिक भी हो सकता है और कभी किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे जो लोग ऊंचे पहाड़ों में और वादियों में रहते हैं उनको प्राकृतिक रूप से पॉलीसाइथीमिया होता है। उनमें हम देखेंगे कि उनका आरबीसी काउंट 7 मिलियन या उससे भी अधिक हो सकता है, पर ये बिल्कुल ही प्राकृतिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल से 10,000 से ऊपर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाता है और ये हाइपोक्सिया किडनी को स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन को बनाने के लिए, और ये हार्मोन बोन मैरो से ज़्यादा आरबीसी बनवाता है। यानी कि हाइपोक्सिया को कंपेंसेट करने के लिए ज़्यादा आरबीसी का निर्माण करता है। इसलिए पहाड़ों में और वादियों में रहने वाले लोगों के ब्लड रिपोर्ट्स में आपको प्राकृतिक रूप से आरबीसी ज़्यादा दिखाई देगा। इसी तरह जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके खून में भी आरबीसी काउंट 8 से 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। हालांकि पैदा होने के तुरंत बाद अगले 10 दिन में यह आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ नए जन्मे बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी देखा जाता है। और जो लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे कठिन एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनमें भी आरबीसी काउंट अधिक देखने को मिलता है। कारण वही है, ढेर सारा एनारोबिक एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी जब हाइपोक्सिया में जाता है तो एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत ही फिजियोलॉजिकल है, इसमें कहीं कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जब वो पॉलीसाइथीमिया पैथोलॉजिकल हो। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से कंडीशन हो सकते हैं जब पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हो। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी काउंट में असामान्य रूप से वृद्धि दिखाई देती है। जब आरबीसी काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक एमएम या उससे अधिक हो तब उसे पॉलीसाइथीमिया वेरा कहा जाता है। लेकिन इसमें आरबीसी के साथ साथ आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, केवल आरबीसी नहीं बढ़ेगा। और ये हमेशा इस बात का सूचक होता है कि रेड बोन मैरो में कैंसर हो सकता है, रेड बोन मैरो में कोई डिजीज़ हो सकती है। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा अगर पैथोलॉजिकल है, यानी कि अगर वो किसी बीमारी की वजह से है,
तो हम देखेंगे कि उसमें WBC भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा साथ साथ में। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि RBC काउंट में असामान्य वृद्धि हो गई है। जब RBC की संख्या 7 मिलियन पर क्यूबिक mm से अधिक हो जाती है तब उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये तो रही बात कि अगर RBC काउंट बढ़ गया तो क्या हो सकता है, लेकिन अगर RBC काउंट घट गया यानी वो अपनी तय सीमा से अगर कम हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है। तो अगर RBC काउंट अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर RBC काउंट ज़्यादा हो जाए तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक रूप से हो सकते हैं तो कुछ पैथोलॉजिकल रूप से हो सकते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर ये RBC काउंट कम हो जाए तब क्या हो सकता है। तो अगर RBC काउंट असामान्य रूप से कम हो जाए तो उस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है, उस क्लिनिकल कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है। आमतौर पर अगर फिजियोलॉजिकल एनीमिया की बात करें तो आमतौर पर गर्भावस्था में RBC की संख्या कम हो जाती है। ये शरीर में पानी की वृद्धि के कारण होता है। शरीर में पानी की मात्रा में वृद्धि से प्लाज्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, जिससे होता यह है कि RBC होते तो हैं लेकिन उनकी गिनती में वो कम दिखाई पड़ते हैं, और इसी वजह से गर्भावस्था में हमें RBC काउंट कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये कम RBC हमेशा प्राकृतिक नहीं, कभी कभी पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अगर गर्भावस्था नहीं है तो न्यूट्रिशनल की कमी जैसे विटामिन B12 की कमी या आयरन की कमी या किसी अन्य बीमारी जैसे किडनी डिजीज़ का सूचक हो सकता है। अगर हम ध्यान दें तो अभी हमने बात की थी कि RBC अपने सारे फंक्शंस हीमोग्लोबिन की सहायता से करता है। तो RBC के बाद जो दूसरा तत्व हमें देखने को मिलता है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 14 से 16 के बीच में होता है। हमारे खून में एवरेज हीमोग्लोबिन 14 से 16 पर ग्राम डेसीलीटर के बीच में होता है। हालांकि हीमोग्लोबिन की वैल्यू उम्र और सेक्स के आधार पर वेरी कर सकता है। जैसे जन्म के समय क्योंकि RBC की संख्या बहुत अधिक होती है तो हीमोग्लोबिन भी जन्म के समय बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जन्म के समय 25 ग्राम पर डेसीलीटर, फिर तीसरे महीने में 20 ग्राम पर डेसीलीटर और 1 साल बाद लगभग 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो प्यूबर्टी के बाद से 14 से 16 के बीच में पहुंच जाता है और वहीं पर स्टेबल रह जाता है वो। इसी तरीके से हम देखेंगे कि महिलाओं में हमेशा हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो महिलाओं में हम देखेंगे कि 14.5 के आसपास होगा और पुरुषों में ऑन एन एवरेज 15 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होगा। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन वही है जो RBC का है, लंग्स में से ऑक्सीजन को शरीर के हर टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यूज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दोबारा लंग्स में लेकर आना, जहां से सांस छोड़ते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। अब क्या हो अगर ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए या फिर क्या हो अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए। तो अगर हीमोग्लोबिन असामान्य रूप से बढ़ जाए तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा के कारण हो सकता है, या किसी ल्यूकीमिया के कारण हो सकता है, या फिर किसी बोन मैरो कैंसर के कारण हो सकता है। और अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए, अगर ये हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाए तो संभवतः न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कहीं इंटरनल हीमोरेज हो सकता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब बात करते हैं PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम की। पैक्ड सेल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज है 40 to 50%। PCV को, जिसको कि हिमेटोक्रिट वैल्यू या फिर एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी कहा जाता है। PCV वास्तव में हमें ये बताता है कि पूरे खून में RBC कितने प्रतिशत में मौजूद है। एक फन फैक्ट अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जितना भी हीमोग्लोबिन का रीडिंग होगा PCV लगभग उसका 3 गुना होगा, ±3 रख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 14 है तो उसका PCV होगा 14 × 3 यानी कि 42, जिसको कि आप ±3 में देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन और PCV के इस संबंध को, जिसे रूल ऑफ 3 भी कहा जाता है,
इसका उपयोग ये पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है कि सीबीसी का परिणाम सही है या नहीं। यानी कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि आपका जो सीबीसी का रिपोर्ट है वो करेक्ट है या उसमें कुछ फॉल्ट है। अब अगर हम रिपोर्ट में ये देखते हैं कि पेशेंट का जो पीसीवी है वो बढ़ा हुआ है, तो ये हो सकता है पॉलीसाइथीमिया की वजह से, ये हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, ये हो सकता है डेंगू शॉक सिंड्रोम की वजह से। और अगर पीसीवी की रीडिंग कम पाई जाती है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे कम अगर हमको देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है एनीमिया की वजह से, ये हो सकता है सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से, और ये हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से। अब बात करते हैं MCV यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में। MCV का नॉर्मल रेंज 82 से लेकर 98 के बीच में होता है। MCV का मतलब होता है कि हमारे खून में एक RBC का औसतन कितना साइज है। जब MCV नॉर्मल होता है तो RBC को नॉर्मोसाइट कहा जाता है। जब MCV बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि RBC का साइज बढ़ा हुआ है, इसलिए RBC को मैक्रोसाइट कहा जाता है। और जब ये MCV घट जाती है तो मतलब होता है कि RBC का साइज हमारे खून में छोटा हो गया है, इसलिए इस RBC को माइक्रोसाइट कहा जाएगा। तो MCV अगर बढ़ा हुआ है तो ये हमें सुझाता है कि पर्नीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में RBCs मैक्रोसाइटिक नेचर की होती हैं। वहीं अगर हमें ये दिखाई देता है कि MCV का वैल्यू कम हो गया है, अपने नॉर्मल रेंज से कम हो गया है, तो इसका मतलब होता है कि मरीज़ को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है। इसमें RBC माइक्रोसाइटिक होती हैं। और अगर हमें ये दिखाई देता है कि MCV नॉर्मल है फिर भी पेशेंट को एनीमिया है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। जब ऐसा होता है तो उसका मतलब होता है कि शरीर में कहीं ब्लड लॉस हो रहा है या शरीर में कहीं ना कहीं हीमोलाइसिस चालू है, और ये एक इमरजेंसी हो सकती है। तो अब बात करते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन यानी MCH के बारे में। MCH 27 से लेके 31 पिकोग्राम का नॉर्मल रेंज होता है। MCH ये दर्शाता है कि एक RBC में औसतन कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद है। MCH अगर कम हो जाए तो उसे हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अगर MCH कम है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि या तो हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है या फिर आयरन की कमी हो गई है। उसके बाद आता है MCHC। MCHC यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक RBC में औसतन कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन मौजूद है। MCHC का नॉर्मल रेंज 30 से 38 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एनीमिया के डायग्नोसिस में यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब MCHC नॉर्मल रेंज में होता है तब RBC नॉर्मोक्रोमिक कहा जाता है। जब MCHC नॉर्मल रेंज से कम होता है तो RBC को हाइपोक्रोमिक कहा जाता है। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये जो MCV है, MCH है, MCHC है, इनको रेड ब्लड सेल इंडाइसिस कहा जाता है। उसके बाद आता है RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। RDW का नॉर्मल रेंज है 11 से 16%। ये आपके खून में RBC का वॉल्यूम और उनके साइज़ के अंतर को मापता है। आमतौर पर सभी RBCs के एक ही साइज़ के होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों में इनके साइज़ और वॉल्यूम में अंतर हो जाता है। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो RDW RBC की मात्रा और उनके आकार में अंतर को मापता है। जैसे कि हमने बताया कि आमतौर पर आपकी RBC लगभग एक ही आकार की होती हैं। अब क्या हो जाए अगर ये ज़्यादा हो तो? हाई RDW अगर हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी RBC के आकार के बीच में एक बड़ा अंतर है, जिसे क्लिनिकली एनाइसोसाइटोसिस कहा जाता है। एनाइसोसाइटोसिस बहुत ही कॉमनली न्यूट्रिशनल एनीमिया में देखने को मिलता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से हुआ एनीमिया, या फिर फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से हुआ एनीमिया। हाई RDW वैल्यू क्रॉनिक लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, कैंसर स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं WBC यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में।
WBC या वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के सेल्स होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। इनका काम होता है कि यह हमें किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी बाहरी आक्रमण से हमें बचाएं। अगर WBC की मात्रा खून में आवश्यकता से अधिक है तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। आमतौर पर यह किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या कहीं शरीर में सूजन हो या इन्फ्लेमेशन हो तब भी हो सकता है, या अगर हमारा शरीर किसी तनाव में हो तब भी हो सकता है। इनका अप्रत्याशित रूप से बढ़ना ऐसी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं जिसमें ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर। WBC के काउंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गए हैं तो उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये अक्सर हमें टाइफॉइड फीवर, डेंगू फीवर, वायरल फीवर या बोन मैरो फेलियर के संकेत देते हैं। WBC का नॉर्मल रेंज 4000 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक mm होता है। WBC के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक की जिम्मेदारी अलग अलग चीज़ों से हमारी रक्षा करने की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज 40 to 70% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खून में न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ पाया जाता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन है। न्यूट्रोफिल अगर कम हो जाते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है या फिर ये टाइफॉइड हो सकता है। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का जो नॉर्मल रेंज है वो है 20 to 40%। लिम्फोसाइट्स का काम होता है वायरसेस से हमारे शरीर को बचाना। लिम्फोसाइट्स के बढ़ने को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर खून में लिम्फोसाइट्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि वायरस का इन्फेक्शन लगा हुआ है। लिम्फोसाइट्स का असामान्य बढ़ना किसी पुराने ब्लड कैंसर का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स का काम होता है पुराने इन्फ्लेमेशंस को ठीक करना। कोई पुराना इन्फेक्शन अगर लगा हुआ है तो उसको मैनेज करना, ये सब काम होता है मोनोसाइट्स का। मोनोसाइट्स का नॉर्मल रेंज होता है 0 से लेके 10% तक। बढ़े हुए मोनोसाइट्स को मोनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो अगर हमारे खून में मोनोसाइट्स एलिवेटेड पाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि शरीर में कहीं कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है। कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, काला आजार, ब्रुसेलोसिस, लिस्टेरोसिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इत्यादि। और कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स में भी मोनोसाइट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, जैसे क्रॉनिक मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, हॉडकिंस डिजीज़, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो अगर मोनोसाइट्स को समराइज़ किया जाए तो अगर मोनोसाइट्स का काउंट बढ़ा हुआ पाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई पुरानी बीमारी है, कोई ना कोई पुराना सूजन है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट वहाँ पर मौजूद है। फिर आता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स का काम होता है हमारे शरीर को हर प्रकार की एलर्जीज़ और पैरासाइट से बचाना। इनका नॉर्मल काउंट होता है 0 से लेके 6% तक। तो जैसे कि मैंने बताया कि इयोसिनोफिल्स का काम होता है हमारे शरीर को हर प्रकार की एलर्जीज़ और पैरासाइट से बचाना। अब ये एलर्जी चाहे स्किन की हो, नाक की हो या शरीर में किसी भी अंग में हो। पैरासाइट्स भी किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बालों में जुएँ हों, पेट के कीड़े हों, स्पेशली एस्कराइड्स, स्केबीज हो या कोई और पैरासाइट हो। इयोसिनोफिल्स उस एलर्जन और पैरासाइट्स को रोकने का काम करते हैं, और जब इयोसिनोफिल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन को इयोसिनोफीलिया कहा जाता है। इयोसिनोफिल का ज़्यादा मात्रा में मौजूद होना इस बात का संकेत होता है कि शरीर में कहीं कोई एलर्जी हुई है या फिर किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद आते हैं बेजोफिल्स। बेजोफिल्स का नॉर्मल रेंज होता है 0 से 2% तक। बेजोफिल्स की बढ़ी हुई संख्या को, जिसे हम बेजोफिलिया भी कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और पॉलीसाइथीमिया वेरा जैसे माइलोप्रोलिफरेटिव विकारों में। बेजोफिल्स आमतौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर वो हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या तो शरीर में कहीं कोई एलर्जी है
या फिर कोई क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, या फिर कोई पॉलीसाइथीमिया वेरा जैसा माइलो प्रोलिफरेटिव बीमारियां वहाँ पर मौजूद है। तो अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज होता है 1,50,000 से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm तक। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इनका काम होता है कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पर उस ब्लीडिंग को क्लॉट बनाकर वहाँ पर रोकना, उसको बाहर ना निकलने देना। तो प्लेटलेट्स का एक प्रमुख काम होता है हीमोस्टैसिस में योगदान करना, यानी कि अगर कहीं चोट लग गई है तो वहाँ से बहने वाले खून को ब्लड वेसल से बाहर बहने से रोकना। अब मान लीजिए अगर ये प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए, तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये जो ब्लीडिंग होगी, ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। यानी अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और अगर प्लेटलेट्स असामान्य स्तर पर कम हो जाएं तो बेहद गंभीर ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। गंभीर स्तर पर प्लेटलेट्स कम होने पर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करने का निर्णय लिया जा सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें आमतौर पर डेंगू, टाइफॉइड, एक्यूट लीकीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट अत्यधिक मात्रा में मौजूद हों तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइटोसिस हमें किसी इन्फ्लेमेशन के समय देखने को मिल सकता है, कहीं अगर चोट लगी है तब हमें देखने को मिल सकता है, या फिर अगर कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तब वहाँ पर हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है MPV। MPV का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। इसका नॉर्मल रेंज होता है 6.5 से लेकर 12 के बीच में। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम प्लेटलेट्स के औसत आकार को मापता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के क्या कारण हो सकते हैं। MPV का बढ़ना इस बात का संकेत होता है कि प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन तेज़ी से चालू है और बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। फिर इसके बाद आता है PDW। PDW का मतलब होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका नॉर्मल रेंज होता है 9.6 से लेके 15.2 तक। PDW ये दर्शाता है कि प्लेटलेट्स आकार में कितने समान हैं। अगर हमें हाई PDW देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होता है, ये एक संकेत है कि प्लेटलेट की चौड़ाई नाटकीय रूप से अलग अलग है। एक ही नमूने में कई सारे यंग प्लेटलेट्स हैं और कई पुराने प्लेटलेट्स भी हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार के विकार ने बोन मैरो या प्लेटलेट्स को प्रभावित किया है और आगे और ज़्यादा टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। कुछ रोग जैसे कैंसर, एनीमिया और इन्फ्लेमेशन आमतौर पर इस परिणाम का कारण बनती हैं। जैसे इन्फेक्शन या बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करने से भी हमें हाई PDW देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए ये PDW कम हो, नॉर्मल रेंज से कम अगर देखने को मिले, तो ये एक संकेत ये भी हो सकता है कि कोई विकार मौजूद है जो बोन मैरो को प्रभावित कर रहा है। और ये आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि मीजल्स, हेपेटाइटिस या मोनोन्यूक्लियोसिस। तो हमारी CBC रिपोर्ट की लर्निंग यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ढेर सारा नॉलेज मिला होगा और आप लोग अपनी CBC रिपोर्ट को पढ़ना समझना सीख गए होंगे। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।